brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण, साथ में है अंशुमन तिवारी जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी। नमस्कार सर, कैसे हैं? धन्यवाद दर्पण। खर्चा पानी के इस सप्ताह के का अंतिम एपिसोड लेकर हम आपके साथ में हैं। दर्पण हमारे पास निजीकरण को लेकर कई खबरें हैं, काफी चर्चा है निजीकरण को लेकर। सरकार के अलग अलग हलकों में गतिविधियां हैं जिन्हें हम पूरे सप्ताह भर में जो गतिविधियां हुई हैं उन्हें समेट कर हम एक जगह लाने की कोशिश करेंगे। और दो और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनके बारे में आप बताएंगे। जी, एक स्टिमुलस पैकेज की है जिसको हम सबसे शुरू में बात करेंगे और अंतिम जो हम खबर लेंगे वो भारत की ग्रोथ की या कहें रिकवरी पर लगे ग्रहण की, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली खबर में आते हैं अंशुमन जी। अभी कुछ दिनों पहले ही संसद को दिए एक लिखित जवाब में वित्त मंत्री ने बताया था कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज सफल रहा है। ऑफ कोर्स खुद की पीठ थपथपाना था, लेकिन अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार ये पैकेज अपर्याप्त था या थे। रिपोर्ट में खास तौर पर कहा गया है कि पहली वेव और उसके बाद दूसरी वेव ने तो एमएसएमई की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे संकेत दिए गए हैं इस रिपोर्ट में। दर्पण, ये आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर पिछले एक साल से अलग अलग हलकों में, अलग अलग विशेषज्ञ पैनलों में उद्योगों की तरफ से इस पैकेज के असर को लेकर बहुत सारी खबरें हमारे पास आती रही हैं। उन खबरों पर हमने खर्चा पानी में चर्चा भी की थी। जो जमीन से, ग्राउंड लेवल से जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा आता है, बैंकों के क्रेडिट का आंकड़ा, कंपनियों के दोबारा शुरू होने का आंकड़ा, नौकरियां वापस लौटने का आंकड़ा, डिमांड बढ़ने का आंकड़ा, वो सारे के सारे आंकड़े मिलकर इस बात को पुष्ट नहीं करते कि सरकार का आत्मनिर्भर पैकेज सफल रहा था। लेकिन इसके बाद भी सरकार का यह तर्क था कि नहीं, इससे तो मंदी रुक गई या मंदी नहीं बढ़ी, हमने मंदी को नियंत्रण करने में सफलता हासिल की। अब हमारे पास संसद की समिति की रिपोर्ट है और संसद की समिति की रिपोर्ट ने एक तरीके से अपनी इस पूरी रिपोर्ट में सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज का पोस्टमार्टम कर दिया है। उसे तोड़ कर और उसमें जो खामियां थी अंदर उसे निकालकर सामने रख दिया है। संसदीय समिति ने यह बात लगभग उन्हीं लफ्जों में कही है जिन लफ्जों में आईएमएफ ने परसों यह बात कही थी कि भारत की तरफ से अपनी डूबती, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए उतनी मदद नहीं दी गई जितनी मदद दुनिया के बाकी देशों ने दी। और इसलिए एडवांस इकोनॉमीज में विकास दर और मंदी से उबरने की प्रक्रिया भारत की तुलना में ज्यादा तेज रहने वाली है और भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी लंबी चलने वाली है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस समिति ने खास तौर पर उस दुखती रग पर या उस बिंदु पर हाथ रखा है जहां सरकार बहुत बड़े दावे कर रही थी। पूरा का पूरा आत्मनिर्भर पैकेज इस बात पर केंद्रित था कि छोटे उद्योगों को मदद दी जाएगी। उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई थी, उनके लिए बैंकों से कहा गया था कि कर्ज सस्ता किया जाए, उनके लिए कहा गया था कि उनको बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से सहायता दी जाए, उन्हें ऑर्डर्स दिलवाए जाए। वो सारी प्रक्रियाएं कहीं काम नहीं आई। समिति ने माना कि 25% के आसपास एमएसएमई के लोन एनपीए में चले जाएंगे, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि 25% के आसपास एमएसएमई जो है वो गहरे कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। हम यहाँ खर्चा पानी के दर्शकों के लिए यह भी संदर्भ देना चाहेंगे कि एक दिन पहले के खर्चा पानी में हमने इस बात पर बात की थी कि सरकार कैसे बैंक्रप्सी कोड की या बिल की सुविधा छोटे उद्योगों को देने जा रही है, जिसके लिए एक बिल का मसौदा संसद में पेश किया गया है। इस समिति का कहना है कि आत्मनिर्भर पैकेज के जो सबसे बड़े लाभार्थी थे या जिन्हें सबसे ज्यादा लाभ देने की कोशिश की गई थी, उन्हें इसका कोई लाभ नहीं हुआ। सबसे बड़ी चिंता जहां पर इसकी तरफ इसने इशारा किया है, और शायद सरकार ने उसको सुना भी है क्योंकि 2-3 दिन पहले इस तरीके का बयान आया था कि छोटे उद्योगों को मिलने वाले जो पेमेंट हैं, उनको सरकारी कंपनियों से और बाकी ऑर्डर्स के बदले जो मिलने वाला पैसा है उसमें 45 दिन से ज्यादा समय लग रहा है और इसलिए उनका पूरा कैश फ्लो टूट गया है। उनके पास नकदी की समस्या आ गई है और इसलिए उनके कामकाज में और ज्यादा गिरावट आई है और मंदी बढ़ी है। याद कीजिए 2 दिन पहले सरकार ने एक बयान भी जारी किया था जिसमें कंपनियों से कहा गया था, खासतौर से सरकारी कंपनियों से कहा गया था कि छोटे उद्योगों के पेमेंट्स जो फंसे हुए हैं उन्हें तत्काल जारी किया जाए। तो आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर यह पहली अधिकृत रिपोर्ट है जो यह बताती है कि इसके जरिए जो मदद बांटी गई थी वो उन क्षेत्रों तक, उन उद्योगों तक नहीं पहुंची जिन्हें इसका फायदा मिलना चाहिए था। हमने इससे पहले एक चर्चा की थी जिसमें निजी क्षेत्र से और बाकी एजेंसियों से जो सर्वे आए थे उन्होंने भी बताया था कि क्रेडिट गारंटी की स्कीमों का लाभ लोगों को नहीं मिला है। इसके अलावा जो आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा था वो मुफ्त अनाज बांटने का था, बिजली बोर्डों को मदद देने का था या सरकार के कर्ज कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था। तो मुख्य रूप से जो ऑपरेटिंग पोर्शन था
आत्मनिर्भर पैकेज का, जो मंदी से मारे हुए छोटे उद्योगों के लिए था, उस पर हमारे पास संसदीय समिति की रिपोर्ट आ गई है। अब सरकार इस पर संसद में क्या जवाब देती है, सरकार इसे कैसे बचाव करती है और कैसे वो इस आत्मनिर्भर पैकेज को नए सिरे से संभाल कर छोटे उद्योगों तक मदद पहुंचाती है, ये थोड़े समय बाद पता चलेगा। अंशुमन जी, बढ़ते हैं आज के खर्चा पानी के दूसरे सेगमेंट की ओर। जैसा आपने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई काफी खबरें हैं, तो ये वाले सेगमेंट में हम अम्ब्रेला की तरह 3 खबरें ले रहे हैं। पहली खबर ये आ रही है कि एलआईसी के आईपीओ के बाद कुछ और कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करने वाली है। एक तो ये खबर है। दूसरी ये है कि एलआईसी के अलावा अन्य सरकारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनको भी बेचने का प्लान है। और इसी के साथ साथ तीसरा जो है, DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, कुछ केंद्रीय पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की बिक्री में तेजी लाने की भी बात कर रहा है। इन CPSE में एयर इंडिया भी शामिल है, जिसके बारे में हम लोग काफी बात करते आए हैं। तो ये भी सवाल है कि क्या लगता है आपको, इस पर बात बनेगी और ये 3 खबरों को एक साथ जोड़ के हम क्यों देख रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार में गतिविधियां बहुत तेज हैं और हम लगातार खर्चा पानी में उसका अपडेट आपके पास लेकर आते रहे, और अपडेट इसलिए हम लेकर आते हैं ताकि आपको पता चल सके कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है, आपको जानकारी मिल सके कि जो सुर्खियों में आता है या सुर्खियों के भीतर छिपा रह जाता है आपको पता चल सके। सरकार सिर्फ LIC का डिसइन्वेस्टमेंट ही नहीं करने जा रही है। पहला महत्वपूर्ण अपडेट या पहली महत्वपूर्ण खबर यह है कि सरकार जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का आपका निजीकरण भी करेगी। इसके लिए कैबिनेट ने जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट है उसमें बदलाव के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। यानी उस कानून में संशोधन के बाद सरकार के सामने यह रास्ता खुल जाएगा कि वो जो भारत की 4 बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो गैर जीवन बीमा क्षेत्र में काम करती हैं, उन्हें बेचने का या उनके निजीकरण का या उनकी हिस्सेदारी पब्लिक में बेचने की सुविधा उनको मिल सके। शुरुआती तौर पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को के निजीकरण का या उसमें हिस्सेदारी बेचने की बात नीति आयोग की तरफ से सिफारिश के तौर पर सरकार के पास पहुंची है। अब इसके बाद जब ये कानून में परिवर्तन होगा तब ये स्पष्ट होगा कि कौन से जनरल इंश्योरेंस, सरकार की कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां पहले चरण में विनिवेश के लिए भेजी जाएंगी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अलावा इसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस है प्रमुख कंपनी है जिनको शायद आने वाले समय में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के लिए या बिक्री के लिए सामने लाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर उठते तमाम सवालों के बीच जो निजीकरण या डिसइन्वेस्टमेंट विभाग है उसके अधिकारी ने या उसके सचिव ने कहा है कि साल के अंत तक वो प्रमुख कंपनियों का, एयर इंडिया, BEML और प्रमुख कंपनियों का निजीकरण का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि गतिविधियां कितनी तेज हैं। इस पूरे माहौल में जबकि अर्थव्यवस्था में मंदी है उसके बाद भी सरकार इस कोशिश में है कि किसी तरह से एसेट का मोनेटाइजेशन करके संपत्तियां बेचकर लाया जा सके। और एक खबर और चर्चा में है कि LIC के IPO से पहले शायद 3 कंपनियों का विनिवेश और किया जा सकता है। इन 3 कंपनियों में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स और मिश्र धातु निगम है। इन्हें शायद सरकार LIC के IPO से पहले लाकर बाजार का माहौल समझने की कोशिश करेगी। तो बीमा क्षेत्र में पूरे उदारीकरण की या पूरे निजीकरण की बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। LIC के IPO को कैबिनेट की तरफ से और बाकी मंत्रालयों की तरफ से तैयारी की मंजूरी मिल गई है। जनरल इंश्योरेंस के लिए कानून में बदलाव होने वाला है और बाकी एक एसेट मोनेटाइजेशन का पूरा डैशबोर्ड जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं वो सरकार के पास मौजूद है। और सरकार के अधिकारी फिलहाल इस बात को बार बार कह रहे हैं कि विनिवेश का, निजीकरण का, एसेट मोनेटाइजेशन का लक्ष्य हर हाल में हासिल किया जाएगा। अंशुमन जी, तीसरी और आखिरी जो चर्चा हम करना चाह रहे हैं वो भारत की रिकवरी से जुड़ी हुई है। हमें पता है कि कोविड की पहली और दूसरी वेव के चलते भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। हम लगभग रोज ही बात करते हैं, लेकिन दोनों बार वी शेप रिकवरी, शार्प रिकवरी की बातें की गई। अब जो डेटा आ रहा है वो इस रिकवरी की बहुत रंगीन तस्वीर पेश नहीं कर रहा है। जैसे भारत की GDP में करीब 2/3 हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का है। इसमें मई 2020 के बाद पहली बार कंस्ट्रक्शन हुआ बताया जा रहा है। और क्या क्या डरावने एस्पेक्ट्स हैं सर इस डेटा के, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे?
दर्पण जब दूसरे चरण का लॉकडाउन आया था, दूसरी वेव के बाद लॉकडाउन आया था, उस समय सरकार की तरफ से या विशेषज्ञों की तरफ से बात कही गई थी कि लॉकडाउन थोड़े समय का ही है, जैसे ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज होगी, लॉकडाउन खोलना शुरू होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बाउंस बैक आएगा। यही बात पिछली बार भी कही गई थी, दूसरी लहर आने से बहुत तेजी से बाउंस बैक आएगा। लेकिन जून के जो आंकड़े हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी आंकड़े आ रहे हैं, वो इस पुष्ट नहीं करते, और यही वजह है कि शायद वर्ल्ड बैंक या स्टैंडर्ड एंड पुअर या आईएमएफ इन जैसी एजेंसियों ने करीब से देखकर भारत के इस साल के आर्थिक विकास दर के आकलन को नीचे घटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस वी शेप रिकवरी की आप बात कर रहे थे वो वस्तुतः एल शेप की रिकवरी या यू शेप की रिकवरी लेते हुए दिखाई दे रही है। जून के आंकड़े, हाई फ्रिक्वेंसी आंकड़े जो हमारे पास हैं, जैसे कि डिमांड का आंकड़ा, खासतौर से सर्विसेज सेक्टर, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है, रोजगारों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके आसपास बहुत सारे उद्योग पनपते हैं, वहां कॉन्ट्रैक्शन की या वहां मंदी की स्थिति जून में सुधरी नहीं है। उसके जो दो हाई फ्रिक्वेंसी नंबर आते हैं, जिसे हम पीएमआई इंडेक्स कहते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो या सर्विसेज का हो, उनमें हमें रिकवरी के संकेत या मजबूत रिकवरी के संकेत नहीं दिखाई देते। इसके अलावा जो आंकड़े लोगों की खपत से मांग बढ़ने की तरफ से सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े भी उस मजबूत रिकवरी का इशारा नहीं करते। कुछ आंकड़े ऐसे हैं, जैसे शुरुआत में जीएसटी का आंकड़ा भी, जो सरकार को इस बात का समर्थन दे रहा था कि शायद रिकवरी तेज हो रही है, अब उसमें भी हमने पिछले महीने के आंकड़े में ढलान और गिरावट देखी है। यानी कि जीएसटी का कलेक्शन जो बढ़ रहा था, उसमें भी एक किस्म की गिरावट या लगी है, ब्रेक लगा है। इसके अलावा कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो थोड़ा हमें आश्वस्ति देते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ी है, बिजली का प्रोडक्शन या उसकी मांग बढ़ी है, लेकिन ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर या फ्यूल के जो हिस्से हैं, ये अभी व्यापक अर्थव्यवस्था की मांग में और खपत में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि सरकार को शायद, अगर ये मंदी से उभरने की प्रक्रिया लंबी होती है, जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बता रही हैं, सरकार को कुछ नए और बड़े उपाय करने पड़ सकते हैं इसे तेज करने के लिए, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से मंदी से उबर कर आ जाए। दूसरी चीज है कि रिजर्व बैंक फिलहाल अपनी ब्याज दरें न्यूनतम स्तर पर और कम रखेगा, बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, जिसके संकेत हमें अमेरिका या यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में मिल रहे हैं, जहां ब्याज दरें बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही। और तीसरा खतरा यह बना हुआ है कि भारत की रिकवरी फ्रेजाइल है, बहुत कमजोर है, बहुत भंगुर है, और इस बीच में अगर तीसरी वेव आ गई, जिसके आंकड़े आने लगे हैं महाराष्ट्र और केरल से हमारे पास, यदि वो वेव आई और अगर एक महीने या डेढ़ महीने में वो बड़े पैमाने पर फैली और हम फिर लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में या बाकी परिस्थितियों में जाकर फंस गए, तो फिर ये बहुत गहरी चुनौती, बहुत गहरा संकट अर्थव्यवस्था के लिए होगा, क्योंकि अब 6 और महीने तक ये सुस्ती ये इस तरीके की ग्रोथ रेट, जो कि 1% के आसपास हो पिछले साल की तुलना में, उसे बर्दाश्त करना मुश्किल होगा अर्थव्यवस्था में रोजगार की दृष्टि से। और जो चौथी और सबसे अंतिम बात है, वो महत्वपूर्ण है कि भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से रिकवरी की उम्मीद की गई थी, पूरी दुनिया में की गई थी। जहां जहां वैक्सीन तेजी से लगना शुरू हुई, वहां वहां बाजार और अर्थव्यवस्थाएं खुलना शुरू हुई। भारत में बहुत सारे कारण हैं, असंख्य अनंत कारण हैं, पर वैक्सीनेशन रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। वैक्सीनेशन की रफ्तार वो नहीं दिखाई दे रही है जिस रफ्तार को किसी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए जरूरत है। सप्लाई साइड की प्रॉब्लम आ रही है, निजी कंपनियां उतनी वैक्सीन सप्लाई नहीं कर पा रही जिसकी उम्मीद थी, तमाम चर्चाएं हैं। सरकार का सिस्टम भी उतनी तेजी से वैक्सीन को लगाने के, क्योंकि सप्लाई आपूर्तियां नहीं है, लगाने में सफल नहीं हो पा रहा है। ये प्रमुख खतरे हैं जो रिकवरी के सामने खड़े हुए हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया, ब्याज दरों को न्यूनतम बनाए रखने की प्रक्रिया कुछ समय तक जारी रहेगी। तो ये था आज का खर्चा पानी। अगले हफ्ते मंडे को फिर मिलेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप। हैप्पी वीकेंड। शुक्रिया अंशुमन जी। धन्यवाद।